मायावती जी की जो रैली हुई है और जिस तरह से लग रहा है कि उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, जिस तरह से वो बड़ी पार्टी थी शून्य पे आ गई थी, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और इसमें भाजपा का क्या रोल है, इसमें समाजवादी पार्टियों को कितना फायदा नुकसान होगा, मैं अपने हिसाब से जिस तरह से मैं सोचता हूं बिल्कुल अलग तरीके से एनालिसिस करूंगा। भाजपा की जो गुजरात लॉबी है, स्पेशली अमित शाह लॉबी है, वो चाहती नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई तरीके अपना रही है, चाहे वो मंत्रियों से बार बार बयान देना कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या और कोई ट्रांसफार्मर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। अमित शाह एंड कंपनी चाहती है कि यहाँ सरकार तो भाजपा की रहे, लेकिन वो टोटली योगी आदित्यनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार ना रहे। या तो अच्छा, कुछ लोग अभी सफाई कहने लगे कि नहीं अब तो आएगी ही नहीं सरकार, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो या तो ये हो सकता है कि बसपा को आगे बढ़ाया जाए और कम से कम बसपा 60, 70 या 100 सीटों तक पहुंचे किसी भी हालत में, और भाजपा की सरकार तो बने लेकिन वो बसपा के सपोर्ट से बने, ताकि इनडायरेक्ट उनके हाथ में कमान रहे अमित शाह एंड कंपनी की। दूसरा ये हो सकता है कि जैसा कि बसपा का इतिहास रहा है कि वो जल्दी सपोर्ट नहीं देते हैं, तो मायावती जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए और भाजपा बाहर से सपोर्ट करे। ऐसा भाजपा कई बार कर चुकी है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अचानक से 9 साल से मायावती जी कहीं रैली नहीं कर रही थी, कहीं कुछ नहीं कर रही थी, और जब पार्टी एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गई तो ये रैलियां शुरू की हैं। बहुत बड़ी रैली की, बहुत भव्य रैली, बहुत चर्चा भी है उसकी। और क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से पुराने अपने फॉर्म में, फिर से पुराने अपने जगह पे वापस बसपा आ सकती है? इसमें अमित शाह का क्या रोल है, इसमें भाजपा का क्या रोल है, इसमें सपा किस तरह से प्रभावित होगी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी अपना उत्तराधिकारी तो बनाई नहीं, और खुद जैसे जैसे बुजुर्ग होती चली गई वैसे वैसे रैलियों को और बाकी चीज़ों को करना उन्होंने छोड़ दिया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे वो पार्टी एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी। लेकिन अभी भी जो एससी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और मायावती को ही अपना नेता मानती है। चंद्रशेखर रावण भले आए हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ये बीच में बस उनके ना रहने की वजह से आ गए हैं। मायावती जी का एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है कांसी राम जी के साथ, और उसी का असर रहा कि उन्होंने अपने समाज को एकजुट किया और मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बनी। थोड़ा सा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं तो पता नहीं क्यों मैंने जो पहले बात की थी कि यूपी में जो भी ये मंत्री लोग, कोई ट्रांसफार्मर खींच रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इन सबों के पीछे कहीं ना कहीं ये अमित शाह की लॉबी और जो बाबा वाली लॉबी है योगी आदित्यनाथ जी की, इसमें आपसी घींचतान की वजह से हो रहा है। इसी के तहत मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जो ये गुजराती लॉबी है वो चाहती नहीं है कि दोबारा यहाँ पे पूर्ण बहुमत में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने। और जैसा कि लोग कह रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा लोग कह रहे हैं कि अभी बड़े अधिकारी जो है लगाम हो गए हैं, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा यूपी जैसे स्टेट में कानून व्यवस्था है। देखिए बरेली में एक घटना हुई और उसके बाद जो सरकार ने एक्शन लिया, उसके बाद फिर माहौल बन गया, फिर से लोग कहने लगे कि नहीं बाबा ही अच्छे हैं, आदित्यनाथ ही अच्छे हैं। खास करके जो गरीब तबका है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहता है। गांव में आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनको, जो आर्थिक रूप से ताकतवर लोग हैं, वो बहुत इजीली दबा देते हैं, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सूद ब्याज वाले हैं और लोग हैं। कम से कम योगी आदित्यनाथ ने इतना तो कर दिया है कि लोग अब फ्री माइंड हो गए हैं, और छोटी छोटी बातों पे 112 फोन होता है और 112 आती है, मार के गिरा देती है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी उनके दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ कम से कम इस मामले में तो अच्छे हैं, तभी 30 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई जो दोबारा रिपीट की है यूपी में। नहीं तो यूपी जैसे स्टेट में रिपीट करना बहुत मुश्किल काम होता है, इतनी वेरिएशन है, पूरा एक देश की तरह तो है। और बिहार के बाद सबसे ज़्यादा जातिगत जो राजनीति होती है वो यूपी में ही होती है। तो जिस तरह से एक बात तो आप लोग जान लीजिए कि जो हम लोग दिमाग में बैठा रखे हैं कि मायावती जी को कोई भी परेशान कर सकता है, तो ये मान लीजिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी मायावती जी को परेशान नहीं कर सकता। ईडी सीबीआई लगा सकते हैं, लेकिन न तो उनको कोई जेल में डाल सकता है, न तो और किसी रूप में, क्योंकि एक बहुत बड़ा
आधार उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक वोट बैंक जुड़ा है जो पूरी तरह से नाराज हो जाएगा, और वो वोट बैंक लगभग हर पार्टियों में किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करता है। एक और मामला इसमें उठता है कि क्या बसपा उस तरह से स्टैंड कर सकती है जब बहुत सारी बिरादरियां, जैसे मौर्य बिरादरी दिया करती थी, पटेल बिरादरी दिया करती थी, निषाद हो गए, राजभर हो गए, ये सब बसपा के ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करते थे एक टाइम में, तो वो अब साथ में नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से जुड़ जाएं, तभी तो वो फिर पहले की तरह स्टैंड करेगी? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उनका खुद का वोट बैंक इतना बड़ा है कि अगर कहीं से भी उनको थोड़ा सा और बैकअप मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो पहले की तरह स्टैंड कर सकते हैं। बीजेपी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है। बीजेपी चाहती है कि किसी न किसी रूप में, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद बीजेपी का ऐसा मानना है कि मायावती जी को अगर स्टैंड न कराया गया तो सपा के पक्ष में वो सारे एससी वोट जा सकते हैं। हालांकि सपा के कभी ट्रेडिशनल वोटर रहे नहीं और आपस में कट्टरता भी रही है। सपा और बसपा के जो कैडर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, दिखाने के लिए भले भी वो कुछ भी कहें, और अभी भी प्रतिद्वंदता है। ये उनके दिमाग में है कि अभी भी सपा की अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, सबसे ज़्यादा परेशान हम ही लोग होंगे। देखिए, आर्थिक रूप से जो सक्षम आदमी होता है वो कभी परेशान नहीं होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रहे। परेशानी उसको होती है जो दबा कुचला या नीचे का तबका होता है। बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि, बीजेपी को नहीं, दिल्ली वाली लॉबी को बीजेपी की लगता है कि बीजेपी की सरकार तो बने लेकिन पूर्ण बहुमत में न बने, बसपा के सहयोग से आने वाले समय में बने। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये बाबा की जो सरकार है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी उनके। बाबा का जो दावेदारी है प्रधानमंत्री पद में मोदी के बाद सबसे बड़ा, वो दावेदारी भी खत्म हो जाएगी अगर तीसरी बार वो सरकार में नहीं आते हैं। या ये भी एक कंडीशन है कि बसपा अगर 100 सीट तक चली जाए, 60-70 सीट भी चली जाए, तो जैसा बसपा का इतिहास रहा है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना पसंद करते हैं, नहीं तो किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने, मायावती जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, भाजपा उनको जैसे कि पहले करते चली आई है, सपोर्ट कर दे बाहर से और उनकी सरकार बनवा दे। तब भी जो उनका मेन मोटो है कि यूपी में इनडायरेक्ट उनका राज तो रहे, वो भी रह जाएगा। और बाबा का जो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है पूरे देश के अंदर, वो उस पर लगाम लगेगी। तो मायावती जी को अब उत्तराधिकारी के रूप में भी आनंद जी को उन्होंने उतार दिया है। और जो ये रैली किया है, देखिए बीच में कितने चुनाव हुए 9 साल में, कभी 1 रैली 2 रैली छोटी मोटी करे खत्म कर दी, जाती भी नहीं थी चुनाव में, लेकिन वो इतने बड़े बृहद स्तर पर रैली की गई है, इतना उसमें जुटाया गया है, खर्च किया गया है। तो भाजपा की भी ये मंशा है कि बसपा उठे, नहीं तो अगर सारे वोट एक तरफा पड़ गए, त्रिकोणीय नहीं हुआ, तो वो जो लॉबी नाराज है या एंटी इनकम्बेंसी वाले जो वोट हैं वो सारे चढ़ जाएंगे समाजवादी पार्टी पे, और तब भाजपा को इतने बड़े स्टेट में भारी नुकसान हो सकता है। तो ये उनका गुणागणित है और इसी कारण रैली हुआ है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये रैलियाँ चलती रहेंगी और बृहद स्तर पे बसपा को फिर से पुनर्जन्म दिया जाएगा, फिर से उसको स्थापित किया जाएगा, और इसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आने वाले समय में इसमें जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें हो सकता है, कितना भाजपा कह रही है। ज़्यादातर एनालिसिस जो मैं करता हूँ वो एकदम एक तो अलग होते हैं और वो ज़्यादातर सही निकलते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ या जिन लॉबीज़ में बैठ रहा हूँ लखनऊ में और बाकी जगहों पे, उनमें जिस तरह की चर्चा है उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी सच्चाई मायावती जी के साथ जुड़ी हुई है कि वो चाही होती तो आजीवन हर सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रही होती, या हो सकता था कि विपरीत परिस्थिति जैसे कांग्रेस के टाइम में आई थी तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकती थी। लेकिन उनका कुछ न कुछ तो जीवटता है उस महिला के अंदर कि वो शायद जो उनका मिशन था उस पर वो लगी रही और समझौता हर समय नहीं किया। जैसे रामविलास पासवान जी थे, उनके वो छोटे स्टेट से थे, छोटा जनाधार भी था, पासवान बिरादरी के थे, उसके बाद भी वो हमेशा मंत्री बने रहे, तो ये भी बनी रह सकती थी। इनकी तो राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन इन्होंने कभी बहुत सारी चीजों से समझौता नहीं किया। ये भी एक सच्चाई है और ये भूलना नहीं चाहिए इसमें।